तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत हैं। मैं प्राची में फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर गए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली है क्लास 12 केमिस्ट्री संपूर्ण बुक का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और 2025 में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को पता भी है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर रहते हैं। जो इसके पहले 2024 में, 23 में, 22 में और 19 में, इस सब में ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन में से भी आपका 2025 में भी देते हैं। आप आंसर उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, विद प्रूफ के साथ मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम पूरे बुक का उठाए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आपको मेंशन भी किया हुआ है हर क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरे लिए मेहनत कर रही हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को सपोर्ट करके जाएं, कमेंट करके जाएं, लाइक करके जाएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करके जाएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आप सभी को पता है आपका हम तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कर चुके हैं, अभी तक हम लोग कर चुके हैं फिजिक्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो गई है, 3 पार्ट में वीडियो गई है। आप उसको जाके देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ऐसे करिए जैसे हम करा रहे हैं आपको। पहले आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपना कहीं कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, 30, 50 जितना भी आपको हो। हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। आप टॉप 30 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसको हम आपको आपकी तैयारी बेहतरीन करवाएंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, नहीं तो उसको भी हम तैयारी आपकी कराएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे और भी बेहतर तैयारी कराएंगे। आपके लिए हम अनसॉल्व भी अच्छे से सॉल्व कराएंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम और ज़्यादा बेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और आप सभी को पता है केमिस्ट्री में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा पूछे जाने का मतलब यह है कि जो आपका खंड ए होता है वो तो वेरी शॉर्ट होता है, सॉरी बहुविकल्पी होता है। खंड बी और खंड सी दोनों क्या होते हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यानी कि इसमें आपका जो 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है वो कम से कम 10 या 12 रहते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। इसको आपको ज़्यादा तैयार करना है केमिस्ट्री क्वेश्चन को। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन वो आपके सामने मेंशन भी हुआ है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो हम पढ़े हुए हैं, हमको पता है आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, लेकिन अब आपको याद रखना, तुरंत याद रखना, तुरंत। अब ऐसा नहीं कि हम तो बोर्ड एग्जाम टाइम पे याद करेंगे। अरे अभी कितना बोर्ड एग्जाम टाइम आएगा, नजदीक तो है, 3 महीने आपके पास और शेष हैं। आप अभी से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करना है और एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है आपको। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। अब निम्न पद में कौन कौन से पद हैं? मोल अंश और मोललता। क्या? मोल अंश और मोललता। अब मोल अंश को ही हम एक क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में मोल प्रभाज आता है तो घबराइएगा नहीं, मोल अंश ही है। ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, हमसे पूछा गया है मोल अंश को परिभाषित करना है और मोललता को परिभाषित करना है। मोल अंश क्या है, ध्यान समझिए। हेडिंग बनाएंगे आप अपने एग्जाम में, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद मोल अंश या मोल प्रभाज जो भी आपसे क्वेश्चन में कह रहेगा, तो आप हेडिंग बनाएंगे मोल अंश। लिखेंगे क्या? किसी विलयन में किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आई बात? हम समझाते हैं, आइए ध्यान समझिए। मान लो कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब मान लो बर्तन है, इसमें NaCl भरा हुआ है और प्लस में H2O भरा हुआ है, बन गया ना सोल्यूशन। ये क्या है? कोई विलयन है। विलयन में हमको पता है जिन घटक को घोला जाता है, जिस घटक को घोला जाता है वो विलेय होता है। यानी कि NaCl घुला हुआ होगा, घोला गया होगा, इसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलेय को हम बी से लिखते हैं। उसी बारे में H2O क्या है? विलायक है। जिसमें घुला जाता है वो क्या होता है? विलायक। यानी क्या होता है आपका? ये सॉल्वेंट होता है जिसमें घुला जाता है। इसको हम से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्लियर है?
ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, टोटल विलियन। इनका कहने का मतलब ये है कि किसी विलियन में, ठीक है, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज, किसी विशेष घटक में आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप विलेय ले लें चाहे आप विलायक ले लें। मान लीजिए हम विलेय लेते हैं, क्या विलेय लेते हैं, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज मतलब किसी विशेष का मोल प्रभाज तथा उसमें उपस्थित, जो विलियन में उपस्थित है, तथा उसमें उपस्थित कुल जो भी है, कुल मतलब क्या, दो ही सोल्यूशन हम लिए हैं, तो कुल मतलब क्या, XA प्लस में क्या, XB के मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। किसका सिंबल है, काई की तरह, यक्स की तरह होता है, ऐसे हम लिखते हैं क्या, ऐसे। ये किसका सिंबल होता है, काई का, CHI, काई का सिंबल होता है। काई के सिंबल से हम डिनोट करते हैं किसको, मोल प्रभाज को। लेकिन हम बार बार काई नहीं बना के हम अक्सर एक्स ही बनाएंगे। आप एक्स को ही समझ लीजिएगा क्या है, मोल प्रभाज है, क्या है, मोल प्रभाज। तो ध्यान समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है। किसी विलियन में किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज, किसी विशेष घटक का मतलब है दो में से किसी एक का मोल प्रभाज जो होता है उसमें उपस्थित, मतलब विलियन में उपस्थित सभी घटकों के, जो भी घटक है, दो घटक थे, सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, आपका मोल प्रभाज होता है। ठीक है, तो इससे हम आप लिखेंगे स्टार पॉइंट में, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। किसे, काई से प्रदर्शित करते हैं, इतना आप लिखेंगे। और साथ ही साथ आप परिभाषा सूत्र भी लिखेंगे मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज का सूत्र भी लिखेंगे। और मोल प्रभाज बराबर लिखेंगे आप घटक के मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। आप इतना एग्जाम में लिख के आएंगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। क्या, 1 नंबर भर का काम इतना आपको करके आना कि आपको 1 नंबर वहां पे पा जाना है। और ये ना समझना मैम तो 1 नंबर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक नंबर ही मिल करके आपका 70 नंबर बनेगा। ठीक है, आप जब 1 नंबर आधे नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तब जाके आपका अच्छा रिस्पांस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप मोल प्रभाज समझ गए होंगे। मोल प्रभाज आपका क्या है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आपको 1 नंबर में समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले मोललता पर बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं मोललता क्या है। आप मोललता हेडिंग बनाएंगे उसके आगे, और मोललता में लिखेंगे, ध्यान समझिए, मोललता में आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे मोललता विलियन के, मतलब किसी विलियन कर सकते हैं, किसी विलियन के 100 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियन की मोललता कहते हैं। मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, क्या है, कोई सोल्यूशन है, ठीक है, NaCl ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, नमक पानी कुछ भी, HO NaCl है, उसमें मतलब ये क्या है, टोटल विलियन है। इस विलियन में घुलित, इस विलियन में मतलब ये जो विलियन है, टोटल विलियन कितना है, 100 ग्राम का है। क्या है, 100 ग्राम का विलियन है। और इस टोटल विलियन में विलेय कितने ग्राम है, क्या, विलेय की संख्या जो आपका NaCl है, मतलब H2O और NaCl में टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में विलेय की मोलों की संख्या कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलियन की मोललता कहते हैं। वही लिखा हुआ है, विलियन के 100 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे में क्या, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो ये आपको इतना लिख के आना, तब जाके आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। तो आप इसको भी नोट कर लें, फिर हम अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, आपको क्या करना है, 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम करना है। क्या करना है, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम करना है।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है परासरण दाब क्या है, परासरण तथा विसरण में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। क्या करना है, 2024 में 2022 में क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। परासरण दाब क्या, परासरण दाब, परासरण तथा विसरण में अंतर आपको उदाहरण से समझाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परासरण दाब क्या, आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम में, परासरण दाब लिखेंगे। परासरण प्रक्रिया क्या लिखेंगे आप लिखेंगे परासरण प्रक्रिया द्वारा विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। परासरण इस प्रक्रिया को मात्र रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या लिखेंगे, फिर से समझिए। आपको लिखना है परासरण प्रक्रिया द्वारा विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जिससे केवल विलय के ही अणु क्या सकते हैं, आर पार जा सकते हैं। ध्यान समझिए थोड़ा सा, एक सेकंड, यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर ठीक है, मान लो क्या है, एक आपका क्या है, एक बर्तन है, बीकर है आपका, और इस बीकर में बीच में लगा दी गई है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई है। क्या लगा दी है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई है। और यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, एक पिस्टन लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, एक पिस्टन लगा दिया गया है। यहाँ भी एक पिस्टन लगा दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, SHM से आप इसको लिखते हैं, SHM से, ठीक है। तो इसमें भरे हुए हैं क्या, विलय के कण, सॉरी विलायक के कण भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, विलायक के कण, जिसको आप ए डिनोट करते हैं। और इसमें आपको भरे हुए हैं क्या, विलयन के कण भरे हुए हैं। ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हुआ है। तो परासरण की प्रक्रिया द्वारा विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो विलायक के कण है ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता वाले विलयन से, ये क्या है, इसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन है, इसमें क्या है अधिक, क्योंकि ये विलयन है और ये क्या है, विलायक है। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में क्या करते रहते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, जाते रहते हैं। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, इस प्रक्रिया मतलब ये जो विलायक के जो अणु हैं ये इसमें से इसमें ना जाए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर हम जितना बाह्य दाब आरोपित करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो लगाया गया दाब होता है, सॉरी विलायक पर जो विलयन पर हम दाब लगाएंगे, तो विलयन पे दाब इतना आरोपित करेंगे कि इसका जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें ना आ पाए। तो इस पर हम जितना दाब लगाते हैं, विलयन पर जितना बाह्य दाब लगाया जाता है, न्यूनतम बाह्य दाब लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा परासरण दाब क्या है। आप हेडिंग बनाएंगे परासरण दाब, आप इतना लिख के आएंगे। अगर आपको चित्र भी बनाने का मन होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका परासरण दाब। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में परासरण दाब तथा विसरण में अंतर, परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर के लिए आपको क्या करना है, एक साइड बनाना है परासरण और दूसरी साइड क्या करना है, आपको हेडिंग बनाना है विसरण। अब परासरण विसरण में अंतर, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो आपको डिफरेंस में हमेशा सामने सामने लिखना है। क्या करना है, हमेशा सामने सामने लिखना है। तो चलिए देखते हैं परासरण विसरण में अंतर क्या है। तो आप लिखेंगे परासरण में केवल विलायक के अणु एक ही दिशा में गति करते हैं। क्या करते हैं, परासरण जो होता है उसमें परासरण में केवल विलायक के अणु एक दिशा में गति करते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इधर उधर कई डायरेक्शन में नहीं होते हैं। विसरण में क्या होता है, विसरण में विलय और विलायक दोनों के अणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो केवल विलायक होते हैं वही केवल विलयन में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, विलय और विलायक दोनों के जो अणु होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट आप लिखिए परासरण केवल द्रव में होता है। क्या होता है, परासरण केवल हम द्रव में कर सकते हैं।
और यहाँ पर क्या लिखा है, विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है। विसरण किसमें, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में हो सकता है। गैस में कैसे हो सकता है, जैसे आप परफ्यूम है, परफ्यूम आप छिड़क लिए, रूम परफ्यूम है, फिर कोई भी परफ्यूम आप छिड़क लिए, क्या होता है वो पूरे वायु में, मतलब गैस में क्या होता है, फैल जाता है, उसे विसरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्रव में कैसे होता है, द्रव में जैसे आप जो उजाला डालते हैं, कपड़े में उजाला डालते हैं, नील डालते हैं, नील बोलते हैं गाँव में, उजाला जो डालते हैं, उजाला क्या होता है, अगर आप उसको पानी में डाल दिए तो क्या होता है, पूरे पानी में फैल जाता है, वो होता है विसरण। ठीक है, वो क्या होता है, विसरण होता है। और क्या लिखे हैं, विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है परासरण में विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। परासरण में जो विलायक होते हैं, विलायक के अणुओं का जो बहाव होता है, हम चित्र द्वारा समझाया था आपको, विलायक के जो अणुओं का बहाव होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या आप पानी में अगर जब उजाला डाल रहे हैं तो क्या उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं, कोई झिल्ली नहीं लगाते हैं। इसमें विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का कोई रोल नहीं होता है। तो ये तो आप तीन आप क्या लिखेंगे, दोनों में अंतर लिखेंगे, और तीनों अंतर लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल समझिए, सॉरी परासरण का आप एग्जाम्पल समझिए। किशमिश को जल में रखने पर वह फूल जाती है। आप किशमिश लीजिए, उसको आप जल में जब रखते हैं तो क्या होती है, वो फूल जाती है। इसका एग्जाम्पल है, परासरण का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या है, KMnO4 क्रिस्टल जल में डालने पर पूरा रंग रंगहीन हो जाता है, सॉरी रंगीन हो जाता है, क्या रंगीन। आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अगर लेते हैं और किसी ग्लास में डाल देते हैं तो उसका जो कलर है ना वो पर्पल कलर होता है, बहुत ही प्यारा कलर पर्पल कलर हो जाता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल उजाला का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि KMnO4 क्रिस्टल को जब हम जल में डालते हैं पूरा रंग जो होता है वो क्या रंगीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो परासरण और विसरण में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगले पे हम बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, प्रतिलोम परासरण, इसको हम व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। प्रतिलोम परासरण को व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। और 2023 में, 22 में, 20 में, 18 में पूछा हुआ है, 2024 में नहीं पूछा हुआ है। तो आप समझ के चलिए 2025 में ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम परासरण, बच्चे परासरण पढ़ के जाते हैं लेकिन प्रतिलोम परासरण नहीं पढ़ के जाते हैं, जबकि जस्ट उसका अपोजिट ही है। हेडिंग बनाएंगे प्रतिलोम परासरण। क्या होता है लिखेंगे, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। उसमें क्या पढ़े थे, जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, जो विलायक के अणु है वो वो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर या फिर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। एग्जाम्पल आप आरओ जो होता है, आरओ का शुद्ध, जो आप आरओ का पानी पीते हैं, आरओ को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और परासरण दाब को भी बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, आरओ की जो हिंदी होती है ना वो खुद ही होती है क्या, आपकी व्युत्क्रम परासरण। आरओ को हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण, यानी क्या, प्रतिलोम परासरण कहते हैं आरओ को। उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक है, नाम ही है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। जो प्रतिलोम परासरण है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। जो आप आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उपयोग क्या है इसका, तो लिखेंगे इस प्रक्रम का उपयोग समुद्रीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए
किया जाता है। जो हम शुद्ध पानी पीते कहते हैं आरओ का पानी पी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो आपका एक साइड भरा होता है नॉर्मल वाटर, और वो नॉर्मल वाटर कन्वर्ट कर देता है आपका किसमें, शुद्ध जल में। यानी कि जो विलयन होता है, अभी तक विलयन जो विलाय के कर रहे थे वो विलयन में जा रहे थे, लेकिन जो विलयन है, विलयन मतलब क्या, जो पानी आपका नॉर्मल वाटर है उसमें कुछ अशुद्धियां भी रहती हैं, उसका जो वाटर है उसमें जब हम अधिक दाब आरोपित करेंगे तो उसके कारण जो होंगे वो शुद्ध विलायक में कन्वर्ट होने लगते हैं, और शुद्ध विलायक जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमको शुद्ध जल हमको मिलने लगता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रतिलोम परासरण कहते हैं। व्युत्क्रम परासरण भी इसको कहते हैं, हिंदी दूसरा नाम इसका व्युत्क्रम परासरण है, इंग्लिश में इसको आरओ भी कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है विद्युत अपघटनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। 2024 में, 22 में, 17 में, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। अब यहाँ पूछा हुआ है विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता। इससे आप घबराइए नहीं, ये आपको बोला है कि विशिष्ट चालकता, मेन गोल हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता हमको बताना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है, ध्यान समझिए। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को हम के से, के मतलब कप्पा यहाँ है, ठीक है, कप्पा ऐसे लिखते हैं, के की भांति होता है, जैसे बी लिखा जाता है वैसे ये कप्पा से डिनोट करते हैं इसको, लेकिन हम नॉर्मली लिखेंगे के की तरह इसको, ठीक है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो के इक्वल टू यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो, और रो बराबर हम जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर जानते हैं RA/L होता है। तो यहाँ पर रो के स्थान पे जब RA/L रखेंगे तो हमको मिलेगा L/RA। क्या मिलेगा, L/RA। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम का ही क्या अपोजिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आप विशिष्ट चालकता की मात्रक भी आप एग्जाम में लिख के आएंगे बिना कहे, ठीक है। अगली आप हेडिंग बनाएंगे मोलर चालकता। दो क्वेश्चन होता है, एक विशिष्ट चालकता और एक मोलर चालकता। अब मोलर चालकता क्या है, ध्यान मुझे, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। किसे, लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में जो संबंध होता है, इसमें मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में जो संबंध होता है वो होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू एक्स, कप्पा इंटू 1000 बटे में सी। यहाँ पर सांद्रता होगा या फिर आपका क्या कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता होगा या फिर आपको मोलरता होगा, ठीक है। फिर समझिए लैम्डा एम इक्वल टू होता है क्या, कप्पा इंटू 1000, कप्पा गुणे 1000 और बटे में क्या, चाहे आप सी लिखें मतलब सांद्रता लिखें या फिर आप एम लिखें। अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसको ना समझ लीजिएगा, क्या है, सी मतलब क्या सांद्रता है और एम मतलब क्या है, मोलरता है। चाहे आप सी लिखें चाहे आप एम लिखें, ठीक है। तो आप एक ही लिखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, एक ही लिखना है। यहाँ पर आप यहाँ पर एम ही लिख दीजिए। क्या, एम, एम मतलब क्या है, मोलरता है। ये किसमें संबंध है, विशिष्ट चालकता के और किसमें, आपका मोलर चालकता डेल्टा एम में संबंध है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार पॉइंट में मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध आपका ये होता है। इसका जो मात्रक होता है लैम्डा एम का मात्रक वो साइमन मीटर और यहाँ पर क्या है, मीटर और मोल इनवर्स होता है। क्या होता है, साइमन मीटर और यहाँ पर मोल इनवर्स होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ही है, क्या है, स्क्वायर ही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या है आपका साइमन मीटर स्क्वायर है, क्या है, साइमन
मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है नेनर्स समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। 2022 में, 18 में, 17 में, 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? नेनर्स समीकरण। नर्स समीकरण सबको याद होगा, इंपॉर्टेंट है, पता है आपको सभी को। और यहाँ पर ध्यान समझिए, नेनर्स समीकरण आप हेडिंग बनाएंगे। नेनर्स समीकरण हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। आपको लिखना कैसे है ये मेन हम आपको बता रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य दर्शाने वाली समीकरण नेनर्स समीकरण कहलाती है। क्या है? किसके किसके मध्य? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध दर्शाने वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं? नेनर्स समीकरण कहलाती है, नेनर्स समीकरण कहते हैं। पहले आप इतना लिखेंगे। अब उसके बाद स्टेटमेंट नेनर्स समीकरण है क्या? ब्लैक पेन से या फिर किसी पेन से आप हेडिंग बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर हेडिंग नहीं, आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जर्मन वैज्ञानिक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक। क्या कौन थे? भौतिक में थे, फिजिक्स में थे, फिर भी केमिस्ट्री में आ गए, में मतलब का ना टेंशन देने के लिए आप लोगों को। तो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेनर्स के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड, क्या है? धातु इलेक्ट्रोड M/M इनवर्स, मतलब धातु को मेटल बोलते हैं, M/M इनवर्स के विभव E का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn पॉजिटिव में निम्नलिखित संबंध होता है। किसमें किसमें संबंध बताए हैं? टेम्परेचर T में संबंध बताए हैं। धातु इलेक्ट्रोड का विभव E में संबंध बताए हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में एक संबंध बताए हैं। और साथ ही साथ क्या है? धातु इलेक्ट्रोड भी है, यानी कि M/Mn प्लस में इन सब में, इन चारों में एक रिलेशन बताए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नेनर्स समीकरण कहते हैं। किसमें किसमें? धातु इलेक्ट्रोड विभव में, टेम्परेचर में, इलेक्ट्रोड विभव में, मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक संबंध बताए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नेनर्स समीकरण कहते हैं। और रिलेशन क्या बताए हैं? रिलेशन बताए हैं E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो E0 और यहाँ पर क्या 2.303/NF RT और यहाँ पर log base 10 1/Mn प्लस। ये आपको क्या है? नेनर्स समीकरण है। आप इतना लिख करके उसके बाद में आएंगे और साथ ही साथ इतना आपको लिखना है, तब जाके 1 से 2 नंबर पाएंगे आप। ठीक है, काम ज्यादा है और नंबर भी ज्यादा ही है, 1 नंबर बहुत होता है। ठीक है, उपयोगिता आप हेडिंग क्या बढ़ाएंगे? उपयोगिता मतलब नेनर्स समीकरण का यूज कहाँ होता है? लिखेंगे आयन सांद्रण की गणना करने में और पीएच मापन में। कहाँ? आयन सांद्रण की गणना करने में और पीएच मापन में इसका यूज होता है। आप इसमें नोट कर लें, हट जा रहे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी हम लोग आधे घंटे में 27 मिनट में 5 ही क्वेश्चन बढ़े हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी आपके अतिलघुत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। 2022 में, 20 में, 18 में, 17 में, 16 में, 14 में इतना बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भले 2023-24 में नहीं पूछा हुआ, लेकिन 25 में फिर से आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आप कोलराउस के नियम को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हम किससे लिख लेंगे? लैम्डा इनफाइनाइट m। अनंत तन्यता पर बोल रहा है, इसलिए लैम्डा इनफाइनाइट m उनके धन आयनों और ऋण आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं, यानी कि लैम्डा m अनंत इनफाइनाइट लैम्डा m और लैम्डा इनफाइनाइट m की कुल योग के बराबर होता है। ये आप स्टेटमेंट लिख के आएंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उनके धन आयनों व ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू, यहाँ पर v वो भी सफिक्स में है। ये क्या है? इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको आप क्या करेंगे? सही कर लीजिएगा। मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे लिख लीजिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? v सफिक्स में है, v प्लस और v माइनस का है, सफिक्स में है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? v प्लस और यहाँ आप क्या लिखेंगे?
V माइनस, ठीक है, के योग के बराबर होता है। किसके? किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत अंतर पर जो मोलर चालकता होती है उनके धन आयनों की मोलर चालकता व ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जहां पर आपका B प्लस और V निगेटिव जो है वो है वैद्युत अपघट्ट, ध्यान मुझे पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, वो है जहां पर V प्लस और V निगेटिव जो है वैद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से यहाँ उत्पन्न, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्पन्न, अब मैं बोल दे रही हूँ, वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धन आयनों व ऋण आयनों के बीच संख्याएं हैं। क्या है? मैं लिख दे रही हूँ, उत्पन्न क्रमशः धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या है। क्या है? संख्याएं हैं, ठीक है, कंप्यूटर महोदय कहीं भी लिख दिए हैं, ठीक है, संख्याएं हैं। तो आप इतना एग्जाम में लिख के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। क्या है? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन है, आप अपने एग्जाम में रट के जाएंगे। 2024 में, 20 में, 22 में, 18 में और 16 में लगातार पूछा हुआ है। 16 के आगे नहीं लिखे, लेकिन पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है। हमको 2016 तक ज़्यादा, 15 तक ज़्यादा ध्यान देना है। आप हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की कोटि और एक साइड आप हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की आणविकता, और एक साइड आप हेडिंग क्या बनाएंगे? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि आप हेडिंग बनाएंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के वेग के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। क्या है? एक सैद्धांतिक मान है, सिद्धांत द्वारा दिया गया है। क्या? अभिक्रिया की आणविकता, यह एक सिद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या है? यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंट है। यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक क्या है? प्रायोगिक मान है जो प्रयोग से आता है। और इसे हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? जो वेग समीकरण के जो अभिकारक की सांद्रताएं होती हैं उनकी घातों के से हम इसको प्राप्त करते हैं। जबकि इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? जिसे अभिक्रिया के आधार पर हम ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इसका वेग शून्य नहीं हो सकता है और इसका मान शून्य हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका मान सदैव धनात्मक होता है और इसका मान धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको 1 नंबर आता है तो आपको इतना लिख के आना है। अगर 2 से 3 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा ज्यादा, यानी कि कम से कम 5 आपको डिफरेंस लिख के आना है। 1 नंबर के लिए इतना काफी है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। हमने सोचा था टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टॉप 30 क्वेश्चन इसमें भी करवाएंगे। और टॉप 30 क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 7 क्वेश्चन, और बचे हुए इसके 3 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम कंप्लीट करा देंगे। यानी कि उसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे 10 + 3, यानी कि 13 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास आपको कैसी लगी। और हमको इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं।